हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और ये अपना एक प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, एक फैमिली है जिसको चलाने वाले आप ही, और फैमिली के मेंबर्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो आप लोगों के ही एफर्ट्स हैं, आप लोग ही उसको चलाने वाले हो, आपका ही चैनल है, आपकी ही कोचिंग है। और मैं राहुल छाबड़ा इस चीज़ के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका इतना प्यार इस चैनल के ऊपर मिल रहा है, इतना अच्छे से आप इसको स्टडी कर रहे हो, इतने अच्छे से इसको पढ़ रहे हो। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही साथ के साथ मजे करते रहो। क्लियर? अब देखो, इसमें अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उससे हटके एक इसके अंदर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूँ कि एक अपने पास में सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग का मतलब जैसे मान लो ये रिंग है, ठीक है, ये एक सर्कुलर रिंग चूड़ी है वैसे ये हाँ मेरी वाइफ की चूड़ी है। तो ये अपने पास में एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक वर्ड इसमें आया है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब ये हो गया, इसको समझने की कोशिश करना कि यदि मैं इसका एक स्मॉल सा पार्ट ले लूं डीएल लेंथ का, तो उस डीएल लेंथ पे यदि डीक्यू चार्ज आ रहा है तो हर डीएल लेंथ पर डीक्यू ही चार्ज रहता है। समझ में आ रही चीज? यानी कि हर इक्वल लेंथ के ऊपर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज हर इक्वल लेंथ के ऊपर आता रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ चार्ज कम है, फिर यहाँ चार्ज ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि चार्ज थ्रू आउट द रिंग जो है वो यूनिफॉर्मली है, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज ही हर लेंथ के ऊपर यहाँ पे रिंग के अंदर रहेगा। तो ये तो अपना एक टर्म क्लियर हुआ कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन यदि होता है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रिंग के लिए भी हो सकता है। आगे अपन वायर के लिए भी पढ़ेंगे, आगे अपन स्फीयर के लिए भी पढ़ेंगे। तो वायर में भी अपन ये बोलेंगे कि जितनी, जैसे मान लो ये वायर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब जितनी लेंथ पे यहाँ पे जितना यदि चार्ज आ रहा है हर लेंथ पर उतना ही चार्ज आएगा। समझ में आ रही चीज? और यदि मेरे पास में स्फीयर हो तो स्फीयर के वॉल्यूम की यदि बात करें तो स्फीयर के यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज आ रहा है उतना ही पूरे स्फीयर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्ज रहेगा। तो इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। एक नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज यदि 1 कूलम है तो इतनी ही लेंथ पर यहाँ चार्ज मान लो 1.5 कूलम हो गया। समझ में आ रही चीज? यहाँ पे 0.5 कूलम हो गया, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्मली। तो अपन यूनिफॉर्मली की ही बात करेंगे, अपने सिलेबस के अंदर मोस्टली जो है यूनिफॉर्मली के ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है कि मेरे पास में एक सर्कुलर रिंग यदि है तो इस सर्कुलर रिंग की एक्सिस का मतलब इसके सेंटर से ये जो लाइन पास हो रही है, ये जो लाइन है इसको अपन बोल सकते हैं इसकी एक्सिस। समझ में आ रही चीज? ये तो ये इसकी एक्सिस है। तो इसकी एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है। तो अब इसको यदि अपन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो डायग्राम से इसको मैं 3D व्यू में बना रहा हूं, ये 2D के अंदर नहीं है, ये 3D में है। तो ये मान लो ये अपनी सर्कुलर रिंग है, ये ऐसे रखी है इस तरह से, ठीक है। तो जब ये इस तरह से रखी हुई है तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका ये सेंटर पॉइंट यदि है तो ये इसकी एक्सिस हो गई, ये एक्सिस का एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के ऊपर जैसे मान लो ये इस तरह से है, तो इस पॉइंट के ऊपर यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली, यानी कि मैंने मान लिया कि इसमें प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है पूरे रिंग के ऊपर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हर इक्वल लेंथ पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे फैला हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो अपन को ये फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट P के ऊपर इस पूरी रिंग के कारण नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इसको यदि 3D में बनाना चाहो तो ये ऐसे है, इस तरह से ऐसे रखा हुआ है और ये इसकी एक्सिस है, और इस एक्सिस के इस पॉइंट के ऊपर अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ऐसे है, तो इस तरह से अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे ये पता है कि इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, Q। इस रिंग की जो रेडियस है, मैंने मान लिया कि इस रिंग की जो रेडियस है वो अपन क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, वो रेडियस कितनी है, स्मॉल a। तो रेडियस स्मॉल a है, चार्ज इस पे Q है। अपन को ये फाइंड आउट करना है कि इस रिंग के कारण इसकी एक्सिस पे जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस अपन ने मान ली x, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट O से एक्सिस P की जो डिस्टेंस है, या पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x। तो सेंटर से x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जनरल अपन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सेंटर पे निकालना होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी।
इन्फिनिटी पे निकालना होगा तो x की वैल्यू इन्फिनिटी अपन पुट कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन चलता है। तो अब अपन को फाइंड आउट ये करना है कि इसके पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, क्या ये यहाँ पे अपन कूलाम लॉ लगा सकते हैं। मैंने एक पॉइंट बताया था कि कूलाम लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है। क्या इसके अंदर अपन डायरेक्टली कूलाम लॉ लगा दें KQ बाई एक्स स्क्वायर, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कूलाम लॉ में अपन ने बोला था कि कूलाम लॉ केवल और केवल वहीं अप्लाई होता है। फिर लाइन आ गई अपनी, मैंने बोला था लाइंस जो है वो लिख लो ताकि अपने क्लियर होती रहे चीजें। तो कूलाम लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज के ऊपर ही अप्लाई होता है। यदि चार्ज पॉइंट फॉर्म में नहीं है तो कूलाम लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये चार्ज तो पॉइंट फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इसकी रेडियस जो वो नेग्लिजिबल नहीं है। यदि नेग्लिजिबल होती तो मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में मान लेता, लेकिन ये चार्ज और रेडियस और ये एक्स, इन दोनों के बीच में कोई नेग्लिजिबल वैल्यू कुछ नहीं है। रेडियस की वैल्यू इतनी नहीं है, इतनी कम नहीं है कि एक्स के कंपैरिजन में उसको अपन नेग्लिजिबल मान लें। यानी कि ये चार्ज जो है वो पॉइंट फॉर्म में तो नहीं है। तो अब कूलाम लॉ तो नहीं लगा सकते, तो फिर कूलाम लॉ लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा। कूलाम लॉ लगाने के लिए करना पड़ेगा कि पहले इस चार्ज को पॉइंट फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने तोड़ने का तरीका ये बताया था कि एकदम स्मॉल चार्ज लो। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने यहां पर इसके इस पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल चार्ज लिया dq ले लिया, और इसकी जो लेंथ ली मैंने वो लेंथ कितनी ली है dl। तो dl लेंथ का मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया इस रिंग के ऊपर, जो एकदम छोटा सा पॉइंट है। इसमें इतना बड़ा भी नहीं है जितना मैंने शो किया है, एकदम छोटा सा पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है dq। तो इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में इस dl लेंथ की जो वैल्यू है, यानी कि ये जो लेंथ है ये वाली, इस लेंथ के कंपैरिजन में dl लेंथ की वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो इसको मैं एक पॉइंट फॉर्म में मान सकता हूं। तो पॉइंट फॉर्म में मान सकते हैं, तो अब अपन यहाँ पे कूलाम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि इसको जब इस पॉइंट P से मिलाया, ये मान लो इसको मैंने पॉइंट P से मिलाया, तो ये जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई r, और ये एंगल जो बना वो कितना बना थीटा, ये अपन ने मान लिया। तो इस dq चार्ज से r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी बनेगी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। उसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। इसको पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी आई है उसको मैंने dE मान लिया, ये मान लो dE है कि इस dq चार्ज से यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो dE है। ठीक है, स्मॉल चार्ज है तो इंटेंसिटी भी स्मॉल होगी। तो स्मॉल को अपन किससे शो करते हैं, d से। तो यहाँ पे मैंने इसको शो कर दिया dE से। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है q चार्ज से r डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या होता है, q चार्ज से r डिस्टेंस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है kq बाई r स्क्वायर। तो dq चार्ज से r डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो कितना बन जाएगा, k dq बाई r स्क्वायर। समझ में आ रही चीज, चार्ज तो हो गया dq और डिस्टेंस हो गई r, तो फॉर्मूला बनेगा kq बाई r स्क्वायर की जगह k dq बाई r स्क्वायर, क्योंकि चार्ज कितना है dq है। अब यहां से देखो ये तो स्मॉल इंटेंसिटी dE आई, ठीक है, इस dE की डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करती है। डायरेक्शन किधर होगी, तो अपन ने बोला था पॉजिटिव चार्ज से जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज से डायरेक्शन कैसे होती है, इनवर्ड होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी। तो इसका मतलब ये जो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, आउटवर्ड बनेगी, और इसको मैंने नाम दे दिया dE। समझ में आ रही चीज। एक्चुअल में ये ऐसे है, एक्चुअल में अपन बात करें तो ये ऐसे है, इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया, तो यहाँ पे जब मैंने स्मॉल पार्ट लिया तो dE की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो वो इस तरह से चलेगी, क्योंकि इस तरह से चल रही है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि dE की डायरेक्शन अपनी ये वाली आ गई, क्लियर। तो अब इसको आगे देखो, आगे क्या होगा इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा सीधी बना लेते हैं लाइन, डायग्राम समझ में आ जाएगा। इसको मैंने और आगे बढ़ाया, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। समझ में आ रही चीज। तो अब यहां से देखो, ऐसे ही मैंने यहां पर इसके इस पॉइंट के ऊपर जो नीचे इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट, जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट पे वो ही मैंने क्या लिया है, एक dl लेंथ का स्मॉल पार्ट ले लिया, और इस पे भी चार्ज कितना है, dq ही है। ठीक है, तो सेम लेंथ का लिया है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेम लेंथ पे चार्ज की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे dq चार्ज है तो यहाँ पे भी कितना चार्ज होगा, dq ही चार्ज होगा। इस dq चार्ज से इस पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन क्या ऐसी होगी, ये वाली, ये हो जाएगी dE। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा।
समझ में ढंग से समझते हो चलना हर चीज को। तो इस DQ चार्ज से तो इंटेंसिटी इधर की तरफ आउटवर्ड, इस DQ चार्ज से इंटेंसिटी इधर की तरफ आउटवर्ड। अब यहां से देखो इस DE का यदि मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूं, DE का थीटा की डायरेक्शन में, तो किसी का भी थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं तो कंपोनेंट किस में आता है, कोस में। तो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट आएगा कोस में, तो ये तो हो जाएगा DE कोस थीटा हो जाएगा। और इस DE का थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट लूंगा ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा DE साइन थीटा। थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट कोस में आता है, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन में आता है। कोस और साइन वाले कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, नॉर्मल सी चीज है। ऐसे ही इस DE का यदि मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लूंगा ये वाला, तो ये कितना आएगा, वो थीटा की डायरेक्शन में ले रहा हूं, थीटा की डायरेक्शन में ले रहा हूं तो कितना आ जाएगा, DE कोस थीटा। और इस DE का यदि मैं थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में लूंगा ये वाला, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, DE साइन थीटा आ जाएगा। क्या ये वाला DE और ये वाला DE सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड में होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये सोचो। ठीक है, ये दोनों, इसको मैंने चलो DE डैश मान लिया, इसको DE डैश मान लो, इसको DE डैश मान लो। ठीक है, एक तो मैंने DE मान लिया और एक को DE डैश मान लिया। क्या DE और DE डैश सेम होगा? DE तो अपन ने देखा कि dq बाई एक्स आर स्क्वायर है, इसके कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी भी क्या यही होगी, फॉर्मूला लगाओ kq बाई आर स्क्वायर। ये लेंथ r है तो ये लेंथ भी क्या होगी, r ही होगी। ये चार्ज dq है, डिस्टेंस r है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं k dq बाई आर स्क्वायर, k dq बाई आर स्क्वायर। यानी कि अपन बोल सकते हैं DE और DE डैश जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। समझ में आ रही चीज? तो अब यहां से देखो, जब मैंने कंपोनेंट लिए, जब अपन ने कंपोनेंट लिए तो DE डैश साइन थीटा और DE साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी यदि सेम होंगे तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब DE और DE डैश दोनों सेम मैग्नीट्यूड के ही तो हैं, तो DE साइन थीटा और DE डैश साइन थीटा दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन DE कोस थीटा और DE डैश कोस थीटा दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं तो टोटल जो इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बन जाएगी, DE कोस थीटा प्लस DE डैश कोस थीटा। और DE और DE डैश तो सेम ही है, DE और DE डैश सेम ही है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इसको 2DE कोस थीटा। समझ में आ रही चीज? तो इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों कंपोनेंट के कारण जो इंटेंसिटी बनी है वो कितनी बनी है, 2DE कोस थीटा। तो टोटल इंटेंसिटी अपने पास में बन गई 2DE कोस थीटा। 2 की वैल्यू DE की वैल्यू पुट करो, DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू है k dq बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में यदि मैं देखूं, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में बेस तो क्या है x और हाइपोटेन्यूज क्या है r, तो इसका मतलब कोस थीटा अपन क्या बोल सकते हैं, x अपॉन r हो सकता है। तो यहां से जो इंटेंसिटी बनेगी, स्मॉल इंटेंसिटी, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2k dq अपॉन x अपॉन r क्यूब। समझ में आ रही है चीज, 2k dq x, 2k dq x, r स्क्वायर और r मिलकर कितना हो जाएगा, r क्यूब। तो इस दोनों स्मॉल पार्ट के कारण जो इंटेंसिटी बनी है इस पॉइंट पर, वो कितनी बनी है, ये वाली। समझ में आ रही चीज? ऐसे ही मैं एक स्मॉल पार्ट यहां लूंगा और एक स्मॉल पार्ट इसके जस्ट अपोजिट लूंगा, एक स्मॉल पार्ट यहां लूंगा, एक स्मॉल पार्ट इसके जस्ट अपोजिट लूंगा, एक स्मॉल पार्ट यहां लूंगा, एक स्मॉल पार्ट जस्ट इसके अपोजिट लूंगा। ऐसे ही यदि मैं इस पूरे में स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लेता जाऊंगा, ये वाले कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होते जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट हमेशा जुड़ते जाएंगे, तो टोटल इंटेंसिटी, इधर वाली जो इंटेंसिटी आएगी उसका सम हो जाएगा। और सम करने का अपने पास में मैथ से एक बहुत ही शानदार तरीका मिला था, उस शानदार तरीकों को अपन नाम देते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आ रही चीज? तो उस शानदार तरीके को अपन नाम देते हैं इंटीग्रेशन। तो कुल मिला के जितनी भी इंटेंसिटीज बनेगी इधर की तरफ, उन सबको अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो उस कंडीशन में मुझे इस पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो इसका मतलब ये जो इंटेंसिटी बनी है इन दोनों स्मॉल पार्ट के कारण, इसका मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जो बनेगा, जो इंटेंसिटी बनेगी वो मैं बोल दूंगा इंटीग्रेशन किसका, 2k dq x अपॉन r क्यूब हो जाएगा।
2k dq ऑफ x अपॉन आर क्यूब। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा सा अच्छी चीज है कि जैसे मान लो ये रिंग थी, ये मानो ये रिंग थी अपनी, तो मैंने एक स्मॉल पार्ट यहां लिया, एक स्मॉल पार्ट यहां लिया, दोनों के कारण एक के कारण इंटेंसिटी इधर गई, एक के कारण इंटेंसिटी इधर गई, दोनों का जो कंपोनेंट बना वो इधर की तरफ जुड़ गया। सेम मैंने एक पार्ट तो यहां लिया और एक पार्ट यहां ले लिया अपोजिट में, तो अपोजिट में जब लिया तो इसके कारण इंटेंसिटी इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, तो एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ठीक है। ऐसे इसके कारण इंटेंसिटी देखेंगे तो इधर की तरफ जाएगी, तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो इधर वाले कंपोनेंट जो होंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर वाले कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। ऐसे मैंने एक स्मॉल पार्ट यहां लिया, एक स्मॉल पार्ट यहां लिया, फिर वही इधर वाला कंपोनेंट बनेगा जो ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब मैं ऐसे कंप्लीमेंट्री कंपोनेंट लेता रहूंगा दोनों के बीच में, और टोटल इंटेंसिटी के लिए अपन क्या कर देंगे, जितने ही कंपोनेंट आए हैं उन सबका सम कर देंगे। तो सम कर दिया अपन ने, सम करने का तरीका अपने पास होता है इंटीग्रेशन। ये चीज ध्यान रखना, सम जब भी किया जाएगा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के कारण तो वो हमेशा इंटीग्रेशन के थ्रू ही किया जाएगा। बहुत जगह काम में लेंगे आगे अपन, आगे इंटीग्रेशन ही चलने वाला है। तो ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है? अभी जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। कांस्टेंट क्या है? 2 तो कांस्टेंट होता ही है, अरे 2 तो कांस्टेंट होता ही है। k जो है वो कूलम्ब कांस्टेंट है, इसको ही बाहर निकाल लो। x जो है वो क्या हर कंपोनेंट के लिए सेम रहेगा, x तो हर कंपोनेंट के लिए सेम ही रहेगा। सेंटर से डिस्टेंस है पॉइंट p की, तो x की वैल्यू तो चेंज होगी ही नहीं, तो x भी बाहर आ जाएगा, x बाहर आ गया। r भी का सेम रहेगा, सोचो क्या r सेम रहेगा? समझना, r सेम रहेगा या नहीं रहेगा वो रिंग से पता चलेगा। जैसे मान लो ये रिंग है, ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि अपने पास में रिंग है, तो अब यहां से समझना ये रिंग आ गई इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे है, यूं मानो, ठीक है, ये रिंग है। तो अब जब इसको समझो, r क्या थी? इस स्मॉल चार्ज से इस पॉइंट p की डिस्टेंस, ये तो थी r। क्या ये सारी की सारी स्मॉल पार्ट से जो डिस्टेंस होगी वो सेम ही रहेगी? सेम ही तो रहेगी भी, क्योंकि सेंटर लाइन पर है ये। तो सेंटर लाइन पे इसकी यदि बात करें तो सरकमफेरेंस से जितने भी पॉइंट बनेंगे सबकी जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? r ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हर कंपोनेंट के लिए r की वैल्यू भी सेम है, तो r को भी बाहर निकाल लो। अंदर क्या रहेगा? इंटीग्रेशन dq, क्योंकि चार्ज की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती है। जब अपन स्मॉल स्मॉल पार्ट ले रहे हैं तो चार्ज जो है स्मॉल r उसकी वैल्यू अपनी अलग अलग हो सकती है। तो अब यहां से देखो, इसका जब dq का इंटीग्रेशन होगा तो dq का इंटीग्रेशन क्या होगा वो चीज समझना, 2kx अपॉन आर क्यूब, ठीक है। dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज है, कोई बोलता है टोटल चार्ज कितना है? q, तो dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? q, लेकिन q नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ने जब इंटीग्रेशन में किया था तो मैंने दो इंटेंसिटीज को सम कर चुका था पहले ही, यानी कि दो पार्ट की इंटेंसिटीज में सम कर चुका हूं, और हर बार ऐसे ही मैं दो पार्ट की इंटेंसिटी सम कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे स्मॉल पार्ट जो लेने पड़ेंगे, मैंने यहां लिया और यहां लिया, ढंग से समझना, मैंने यहां लिया और यहां लिया, ले लिया। ऐसे मैंने यहां लिया और यहां लिया, ये भी ले लिया। ऐसे मैंने यहां लिया और यहां लिया, ये भी ले लिया। ऐसे मैंने यहां लिया और यहां लिया, ये भी ले लिया। ऐसे मैंने यहां लिया और यहां लिया, यहां लिया और यहां लिया, यहां लिया और यहां लिया। तो मैं यदि हाफ में ले लूंगा तो अगला हाफ तो अपने आप ही कवर होता जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि मैंने हाफ पार्ट में स्मॉल पार्ट ले लिए तो अगले हाफ में तो अपने आप ही कवर होता जा रहा है। इसका मतलब मेरे को टोटल जो चार्ज लेना पड़ेगा वो हाफ का ही लेना पड़ेगा, हाफ रिंग का ही। और पूरी रिंग पे चार्ज यदि Q है तो हाफ रिंग पे चार्ज कितना होगा? Q/2। इसका मतलब टोटल चार्ज जो बनेगा वो कितना बनेगा? Q/2। अब इसको दूसरे तरीके भी समझ सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे? कि यदि मैं एक पार्ट की ही इंटेंसिटी लूंगी, यहाँ पे कितनी है? d cos थीटा। तो यदि मैं यहाँ पे 2d cos थीटा की जगह केवल एक de cos थीटा ही लेते हुए चलता, de cos थीटा, d cos थीटा, d cos थीटा, 2 हट जाता, 2 हट जाता, 2 हट जाता, ठीक है। तो अब यदि मैंने एक पार्ट का ही लिया होता तो मुझे पूरी रिंग पे ही पार्ट लेने पड़ते, और पूरी रिंग पे ही पार्ट लेता तो चार्ज कितना आता? Q ही आता। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वही बनना है। समझ में आ रही है? तो दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी जो बनेगी वो 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास ये बनेगी KQX अपॉन आर क्यूब। समझ में आ रही है? अब R जो है उसको टर्म्स में रखो, किसकी टर्म्स में? A और X की टर्म्स में, ठीक है। A और X की टर्म्स में रखेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ R² = A² + X², बोल सकते हैं। पाइथागोरस इक्वेशन पढ़ी है 9th 10th के अंदर, तो इसमें अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? A² + X²।
हो जाएगा, ढंग से समझना। यहाँ से यदि मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, ठीक है, हटाई यहीं हटा देते हैं। तो इधर रूट का मतलब कितनी पावर हुई 1/2। लेकिन अपन को क्या चाहिए, अपन को तो r क्यूब चाहिए, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो। जब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो r क्यूब की वैल्यू मेरे पास में आ गई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे r क्यूब की वैल्यू पुट कर दो, तो नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला अपना बनेगा, मेन फॉर्मूला, वो बन जाएगा k क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास में जनरल फॉर्मूला निकल के आएगा नेट इंटेंसिटी का, कि किसी भी सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे ए रेडियस की इंटेंसिटी है जिस पे चार्ज क्यू है, तो उस पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो बनेगी के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिमाग में, जहन में ये फॉर्मूला जो है वो याद रहना चाहिए। चाहे रात को 2 बजे भी तुमसे कोई पूछे तो ये फॉर्मूला अपन को याद रहना चाहिए कि क्यू रिंग की चार्ज से या ए रेडियस की रिंग की चार्ज से, रिंग से एक्स डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनती है वो बनती है के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? ये तो अपना मेन फॉर्मूला आ गया। अब इसमें कोई स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस कैसे हैं? स्पेशल केसेस को समझना क्या क्या अपने पास में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेरे पास में स्पेशल केस है कि यदि मैं रिंग के सेंटर पे ही पहुंच गया, x इक्वल टू 0 का मतलब मैं कहाँ पहुंच गया, सेंटर पे। तो जब मैं रिंग के सेंटर पे ही पहुंच गया तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, कर देंगे। यहाँ भी x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब सेंटर पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 0 बनेगी। ठीक है, यानी कि ये अपने पास में रिंग थी और इस रिंग के मैं सेंटर वाले पॉइंट पर ही बात कर रहा हूं, तो सेंटर वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब उसके बाद में देखो, यदि मैं इन्फिनिटी पे पहुंच गया, ठीक है, इन्फिनिटी पे पहुंचने का मतलब ये हो गया कि सेकंड पॉइंट मैंने मान लिया कि x की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो इस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो इस कंडीशन में इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले तो मैं एक फॉर्मूला जनरेट करूंगा, उसको समझना। फॉर्मूला अपने पास में ये आया था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ रही थी? यहां से यदि मैं एक्स स्क्वायर को नीचे से बाहर निकालूं, यदि मैं यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन लूं, तो एक्स स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा के क्यू एक्स। एक्स स्क्वायर को यदि मैं इससे पावर से बाहर निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आएगा। 3/2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि एक्स क्यूब बाहर आएगा। तो बाहर क्या निकल के आया, एक्स क्यूब, और अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर था नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सीधा भी कर सकते थे लेकिन इससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब जो इंटेंसिटी का मेरे पास में फॉर्मूला बना वो बन गया, एक एक्स कैंसिल, तो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, इंटेंसिटी अपन को निकालनी है जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो। तो x की वैल्यू जब इन्फिनिटी होती है तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0। एक चीज ध्यान रखना, मैं अलग से बता देता हूं इस चीज को, कि यदि मैं 1/0 लिखता हूं तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी, और मैं यदि 1/∞ लिखता हूं तो वो क्या होता है, 0। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पे x 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1/0 यदि करेंगे, a स्क्वायर अपॉन 0 करेंगे तो इन्फिनिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ तो 0 बचेगा और यहाँ पे इन्फिनिटी लिखूंगा तो 1/∞ क्या होता है, 0। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी बनेगी इन्फिनिटी पे वो भी क्या हो जाएगी, 0। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी इंटेंसिटी 0 होती है और x इक्वल टू 0 पर भी इंटेंसिटी जो है वो 0 होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद में देखो, नेक्स्ट अपने पास में आता है थर्ड इसमें। अब देखो पॉइंट्स है, पॉइंट तो कहीं भी ले सकते हो, x इक्वल टू r/2 ले लो। ठीक है, r/2 का मतलब a/2, रेडियस अपन ने कितनी ली है, a/2, यानी कि रेडियस का हाफ ले लो। तो जब रेडियस का हाफ लेंगे तो अपना जनरल फॉर्मूला ये है, x की जगह a/2 पुट कर दो, तो e जो बनेगा a/2 पर के क्यू एक्स, एक्स कितना है, a/2 अपॉन ये कितना है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब a² 4, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी।
आगे सोल्व कर लो इसको। अब सोल्व करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर, जो भी पूछा जाए उसकी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू और a/2, ठीक है। नीचे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 कितना होगा 5a स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 हो जाएगा। फिर उसको देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू, ठीक है। यहां से देखो के क्यू a/2 तो ऐसे कैसे आ गया, नीचे a स्क्वायर को 3/2 से बाहर निकालूंगा तो a क्यूब बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना बचेगा यहाँ पे तो a क्यूब। 5 की पावर 3/2 को अपन क्या बोलते हैं 5√5। किसी की पावर 3/2 यदि होती है 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 का मतलब एक और आधा, तो ये तो एक आ गया और ये आधा आ गया, ठीक है। 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से ये नीचे वाली टर्म कैंसिल होगी, बचेगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 8, तो डिवाइड बाय क्या होगा 8। समझ में आ रही चीज। अब यहां से देखो ये 2 नीचे आएगा और ये 8 ऊपर जाएगा, तो ये 2 और 4 इसको और आगे लिख लो चाहे तो, इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा के क्यू ए, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे 2 आएगा ऐसे कैसे, ए क्यूब ऐसे कैसे, और 5√5 ऐसे कैसे, ठीक है। और ये 8 ऊपर जाएगा तो ये 8 ऊपर चला गया। अब यहां से देखो ये 4 टाइम कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल, तो ये बनेगा फॉर्मूला 4k3, ठीक है। a k से a k कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 2 तो कैंसिल हो गया, a k कैंसिल हो गया, 5√5 ऐसे कैसे, और ये क्या बनेगा a स्क्वायर। तो ये कौन सी डिस्टेंस पे है x इक्वल्स टू a/2 डिस्टेंस पर है। समझ में आ रही चीज। फिर नेक्स्ट इसके अंदर पूछा जाता है कि x इक्वल्स टू a/√2 डिस्टेंस पे कितना होगा, ठीक है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि x इक्वल्स टू a/√2 डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि x इक्वल्स टू a/√2 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो x इक्वल्स टू a या मैक्सिमम किस पॉइंट पर होती है, तो मैक्सिमम होती है x इक्वल्स टू a/√2 डिस्टेंस पे। तो x इक्वल्स टू a/√2 पुट कर दो, तो जब x इक्वल्स टू a/√2 पुट करेंगे तो फॉर्मूला ही बनेगा k3 ऐसे कैसे, ठीक है। दूसरा x की जगह अपन बोलेंगे a/√2 डिवाइड बाई नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर बाई 2 इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करो, जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा अपने पास में k3 अपॉन a/√2, तो ऐसे कैसे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2, 3a स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2, 3a स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। फिर वही चीज है कि रूट से इसको पावर को सोल्व करो, पावर को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो ये बनेगा k3 a/√2 बन जाएगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा 3 की पावर 3/2 तो क्या होगा 3√3 हो जाएगा। a स्क्वायर की पावर 3/2 कितना होगा a3, और नीचे 2 की पावर 3/2 कितना होगा, 2 की पावर 3/2 कितना होगा अभी 2√2 हो जाएगा। तो 1√2 से तो 1√2 कैंसिल होगा, हो जाएगा 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इंटेंसिटी जो बनेगी अपनी वो इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है। और k3 ऐसे कैसे, ये k3 ऐसे कैसे, ठीक है। a से a कैंसिल हो ही गया था, नीचे बचा 3√3, तो नीचे बच गया 3√3, और साथ में क्या बच गया a स्क्वायर, तो ये साथ में आ गया अपना a स्क्वायर। ये इंटेंसिटी जो होती है, ये इंटेंसिटी इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। समझ में आ रही चीज, यानी कि x इक्वल्स टू a/√2 पर जो इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी रहती है। देखो मैथ है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अपन को आनी चाहिए, कैलकुलेशन नहीं आएगी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। बाकी तो मेन तो फॉर्मूला अपना ये है। अब अपन ने क्या किया है, x की वैल्यू कभी 0 पुट कर दी, कभी इन्फिनिटी पुट कर दी, कभी a/2 पुट कर दी, कभी a/√2 पुट कर दी, कभी a/4 पुट कर दी, कभी 2a पुट कर दी, कभी 4a पुट कर दी, कभी 5a पुट कर दी, कभी a/3 पुट कर दी। तो जैसे पूछा जाए वैसे अपन इसको निकाल सकते हैं। बाकी मैथ ही है, x की वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना, मैथ अपन को लगानी है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि x इक्वल्स टू a/√2 पर जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है मैक्सिमम रहती है। a/√2 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती है। कईयों को तो लग रहा है सर क्या करे जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हमारे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से समझ सकते हो इसको। मैंने कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की इस चीज को कि ऐसा क्यों है। ये कैलकुलेटिव पोर्शन है, अब कैलकुलेशन जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो तो समझ लेगा इन चीजों को। अब कैलकुलेशन में यदि दिक्कत है तो देखो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी मेन अपना फॉर्मूला ये है
के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें ग्राफ और बनेगा, ठीक है। ग्राफ बनाने से पहले एक चीज और है, इसमें पूछा गया था कि यदि पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो जाए तो इंटेंसिटी क्या पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी के इक्वल होगी? तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होने का मतलब क्या हो गया, ए के कंपैरिजन में एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। भाई ये पॉइंट यदि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चला गया तो उस कंडीशन में ए की जो वैल्यू है बहुत कम रहेगी और एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ए की वैल्यू को मैं ऑलमोस्ट जीरो मान लूंगा, तो ऑलमोस्ट मैं जीरो मान लूंगा यहाँ पे, तो बचेगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अपने पास क्या बचेगा उस चीज को समझना। ये जो अपना क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन का ही आंसर मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर समझना। तो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगी तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे के क्यू एक्स अपॉन, ठीक है, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी उस कंडीशन में। यानी कि अपनी कंडीशन क्या है, कंडीशन अपनी ये है कि जब ए की वैल्यू जो है, कंडीशन ये अपनी ये है कि ए की वैल्यू जो है वो एक्स के कंपैरिजन में बहुत कम है या एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अपन ये बोलेंगे ए को ऑलमोस्ट जीरो बना लेंगे। ऑलमोस्ट जीरो बना लेंगे तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगी। और क्या यही इंटेंसिटी होती है क्यू चार्ज से, क्यू पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी अपन पढ़ते हैं, तो क्यू पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होती है वो होती है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर भी वो इंटेंसिटी आ रही है। इसका मतलब यदि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे तो ये रिंग जो है वो रिंग भी क्या करेगी, एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करने लग जाएगी। समझ में आ रही चीज? यानी कि यही क्वेश्चन अपन से पूछा गया था कि शो दैट फॉर पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग, रिंग से लार्ज डिस्टेंस पे यानी कि x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो अपन ने शो कर दिया कि लार्ज डिस्टेंस पर ये जो फॉर्मूला बनता है रिंग के कारण इंटेंसिटी का, ये ठीक वैसा ही बनता है जैसा पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर भी वही बन रहा है ए इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यानी कि अपन ने इसको प्रूव करके देख लिया कि वास्तव में रिंग से यदि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो ठीक वैसी ही आती है जैसी पॉइंट चार्ज की तरह आती है। यानी कि उस कंडीशन में रिंग जो होगी वो भी कैसे बिहेव करने लग जाएगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगी। यदि मैं पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ले जाऊंगा, ठीक है, तो रिंग भी मुझे एक पॉइंट की तरह दिखाई देने लग जाएगी। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन भी मैंने ये बताई थी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस से यदि किसी पॉइंट को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो यदि एक पॉइंट फॉर्म में दिखाई देने लग जाता है तो उस कंडीशन में वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इसकी भी एक्सिस पे यदि मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चला गया तो रिंग भी मुझे एक पॉइंट फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगी। तो इंटेंसिटी जो होगी वो कैसी होगी, पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी के इक्वल ही रहेगी। तो ये तो अपने पास में ये सारी चीजें, इसके फॉर्मूले वैल्यू सब आ गए। अब इसमें ग्राफ और बनाया जाता है, ठीक है। तो ग्राफ को मैं कहाँ बनाऊं, बोर्ड तो पूरा भर गया अपना। तो ग्राफ को बनाने के लिए देखो कुछ ना कुछ यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। कौन सी चीज मैं यहाँ से इरेज करूँ, कौन सी चीज ये इरेज करूँ, ये एक चीज ध्यान रखो, इसको हटा देते हैं इधर वाले पोर्शन को। ये एक चीज ध्यान रखना बस, x इक्वल्स टू a बाई रूट 2 पर इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अपन को पता याद रखना, जब ग्राफ बनाएंगे तो अपने काम में आएगा। या फिर इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, ये ज़्यादा सही है, ठीक है, उधर तो काम आएगी चीजें। तो यहाँ से इस रिंग को यदि मैं हटा दूँ या फिर इसको हटा देते हैं, ये अब कोई काम का नहीं रहा। तो अब मुझे निकालना है कि इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे मान लो ये तो अपन ने यहाँ पे तो इंटेंसिटी ले ली, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे अपन ने क्या ले लिया, सॉरी वाई एक्सिस पे तो अपन ने ले ली इंटेंसिटी, और एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले ली। अब अपन को ये पता है जब x की वैल्यू 0 होगी तो इंटेंसिटी कितनी है, x की वैल्यू 0 है तो इंटेंसिटी कितनी है, 0। यानी कि मेरा ग्राफ कहाँ से शुरू हो जाएगा, ग्राफ मेरा यहाँ से शुरू हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0 पर इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। फिर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी इंटेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, सोचो। अपन ने बोला था a बाई रूट 2 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब कब तक बढ़ेगी, जब तक x की वैल्यू a बाई रूट 2 नहीं हो जाती। तो जैसे इसका मतलब अपना जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये कब तक बनेगा ऐसा, यदि अपन बात करें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और ये कब तक बनेगा ऐसा, कहाँ तक ये मैक्सिमम रहेगी, a बाई रूट 2 डिस्टेंस तक रहेगी। और उसके बाद में मैक्सिमम होने का मतलब एक बार मैक्सिमम होगी फिर वापस से क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ तक तो बढ़ेगा और उसके बाद में कर्व अपना कैसा चलेगा, उसके बाद में कर्व अपना जो चलेगा
वो कुछ ऐसा चलेगा, इस तरह से, ऐसे इनवर्सली। और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगी, x इक्वल टू जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी कि इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी पे जाके जो है वो 0 हो जाएगा। ये तो इस रिंग से इधर की तरफ है, ठीक है। और रिंग से इधर की तरफ की बात करें, जैसे भाई दोनों तरफ ही बनाएंगे अपन तो ग्राफ, जैसे ये अपनी रिंग थी, इस रिंग के इधर की तरफ एक्सिस है तो इधर की तरफ भी तो एक्सिस ही है, लेकिन इधर की तरफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली है तो इधर की तरफ इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसी होगी, इधर वाली। और ये वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली है तो इधर वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। होता है ऐसा, तो नॉर्मल चीज है कि एक डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव माना है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। मतलब यदि मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा इसके, यदि अपन इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो उस कंडीशन में अपन ये बोलेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी तो ग्राफ अपना कैसे चलेगा, ग्राफ अपना चलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। वही a/√2 डिस्टेंस पे तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। वही a/√2 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद में इंटेंसिटी जो है वो 0 होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही चीज। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, x के बीच में, कि a/√2 पर इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि a/√2 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, इन्फिनिटी पे जाके इंटेंसिटी 0 हो जाती है, और सेंटर पे भी इंटेंसिटी जो होती है वो 0 होती है। तो ये अपना पूरा सर्कुलर रिंग की एक्सिस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने डराइव कर लिया। मेन फॉर्मूला अपना ये है, ये याद रखना है, डेरिवेशन भी पूछी जाती है। और ये तो अपन को पॉइंट्स की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना कि a/2 पे कितना होगा, a/√2 पे कितना होगा, तो x की जगह वैल्यूज पुट करके अपन को कैलकुलेट करना है, उसमें कोई नई चीज नहीं है ऐसी। तो ये चीज अपने पास में आ गई। तो ग्राफ अपन ने बना लिया कि a/√2 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, और उसके बाद में इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो पहले तो इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर a/√2 पे मैक्सिमम होगी, फिर कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम होने की कंडीशन यही होती है भाई, कोई भी मान लो शेयर मार्केट के अंदर अपन बोलते हैं कि कोई मैक्सिमम पीक पे चला गया और उसके बाद में फिर से कम होना शुरू हो गया, तो पीक पे जाने के बाद फिर से कम होना शुरू हो जाता है, तो पहले तो बढ़ेगा फिर कम होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही चीज। और इन्फिनिटी पे जाके अपन को 0 दिखाना है तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास में रिंग की एक्सिस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है ये सीबीएसई के अंदर, तो अच्छे से इसको देख लो, समझ लो, और कोई भी डाउट हो तो वो डाउट जो है वो मेरे से इंडिविजुअल फॉर्म में अपन पूछ सकते हैं। तो डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे। कई डाउट मेरे से पूछे गए हैं, वो डाउट मैं बता नहीं पाया, एक्चुअल में मुझे टाइम नहीं मिल पाया इतना, तो उन डाउट को भी मैं ले लूंगा, जो रह गए हैं उन डाउट को भी अपन क्लियर कर लेंगे। और इसके भी यदि कोई डाउट आता है तो वो डाउट मुझसे इंडिविजुअल फॉर्म में यदि पूछे जा सकते हैं। तो ये अपना एक नया टॉपिक हो गया था कि रिंग की एक्सिस पर इंटेंसिटी जो होगी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा और उससे किस टाइप के से क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही इस पूरे टॉपिक को देख लिया ताकि अपना क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन अपना ये था, यहाँ तक इसको प्रूव करना था, ये सारी चीजें नहीं आएगी। देखो जब पूछा इस क्वेश्चन का यदि पूछा जाए, यदि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अपन को करना कहाँ तक है, अपन को करना यहाँ तक है, ठीक है, और उसके बाद में सीधा ये करना है। समझ में आ रही थी। ये तो केवल स्पेशल केस है, ठीक है। अपन से पूछा जाता कि शो दैट द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी 0, तो अपन क्या शो करते हैं, फिर यहां तक ही कर देते हैं इसको। ये पूछा था शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट इंफिनिटी, तो फिर मैं इसको भी छोड़ देता, यहां तक करता और फिर ये करता। समझ में आ रही चीज। x इक्वल्स टू इंफिनिटी वाला मुझसे पूछा था शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम वेयर शुड बी मैक्सिमम, तो मैं केवल ये करता फिर, ठीक है। तो ये तो स्पेशल केस है, तो ये अपन से जो पूछा गया है वो ही करना है और कुछ नहीं है। इसको भी चाहे तो 5 नंबर स्पेशल केस दे सकते हो, यदि ऐसा है तो क्या होगा, तो यहां तक तो सब में करना ही करना है, फिर जिसके लिए पूछा जाता है उसको अपन को लिखना है, बाकी को छोड़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे ही करने बैठ गए, ये कुछ नहीं करना है, ये ही अपना मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से अपन ने बाकी के सारे फॉर्मूले जनरेट किए हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ये अपना एक नया टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, कोई भी डाउट है तो पूछते रहो, और ऐसे ही आगे अपन पूरा सिलेबस जो एक 1 बाय 1 टॉपिक लेते जाएंगे, सिलेबस अच्छे से करते जाएंगे। और पूरा सिलेबस मैं फिर से बता दूं, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज का प्रॉफिट ले सके। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट यदि जुड़ेंगे तो अपन कुछ नए क्वेश्चंस भी वो पूछेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स को जोड़ो, वो नए क्वेश्चंस पूछेंगे तो नए तरह के क्वेश्चंस अपने सामने आएंगे। तो कुछ नया क्वेश्चन यदि आएगा और अच्छा क्वेश्चन होगा तो अपन यहाँ पे उसको डिस्कस भी करेंगे। इसलिए चैनल को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो और
मज़े से पढ़ते रहो और साथ के साथ मज़े करते रहो।